कांग्रेस की लहर चल रही है। मेरे से बड़ा कांग्रेस है तो बाला डेली में कोई नहीं हो सकता। कितना चुनौती मानते हैं अगर उनकी नाराज़गी को आप दूर नहीं कर पाए तो? 6 महीने पहले से विरोध चल रहा है। संघर्ष चल रहा था गौरी शंकर बिसेन जी के साथ। आज सैद्धांतिक तौर पर देख रहे हो कि अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे मैं भी। नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और बीजीटी मीडिया की खास पेशकश नीति राजनीति को लेकर आज हम पहुंचे हैं वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल के जनसंपर्क कार्यालय में। इससे पहले कि हम नीति राजनीति के माध्यम से जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको हम बताते हैं प्रदीप जायसवाल का राजनीतिक कैरियर कैसा रहा है। 1998 से लेकर 2013 तक वे लगातार 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे। 13 में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर योगेंद्र निर्मल से वे चुनाव हार गए और 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दी, जिसके बाद वे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने भाजपा के ही डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को लगभग 3800 वोटों से पराजित कर पुनः वारासिवनी की विधानसभा सीट पर अपना कब्जा जमाया। कमलनाथ की सरकार बनते ही वे खनिज विभाग के मंत्री बने। हालांकि 2020 में जब कांग्रेस की सरकार बहुमत से दूर हो गई और भाजपा ने पुनः सत्ता में वापसी की, तब कमलनाथ के साथ उनकी तल्खी बढ़ी और वे बीजेपी को निर्दलीय समर्थन दे बैठे। इसके बाद लगातार कई उतार चढ़ाव भी वारासिवनी विधानसभा सीट पर देखने मिली। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हाल ही के दिनों में 15 अक्टूबर को उन्होंने रात के 9:45 बजे भाजपा ज्वाइन की, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यालय में सदस्यता दिलाई, जिसके बाद उनका काफिला वारासिवनी तक पहुंचा। और आप सभी जानते हैं कि उनकी विचारधारा कुल मिलाकर यहां पर अब बीजेपी मय हो गई है, भगवा मय हो गई है। तो प्रदीप जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। बीजेपी में आ गए हैं आप, कितना मोरली आप फिट है, क्या आपका मैसेज है, कैसे एडजस्ट करेंगे आप इस बीजेपी पार्टी में खासकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने का जो अवसर मुझे मिला ये मैं इसको ईश्वरीय प्रदत्त आदेश मानता हूँ मैं, क्योंकि ये सत्ता राज सत्ता ईश्वर के माध्यम से ही चलती है। और मैं पहले कांग्रेस से 3 बार विधायक रहा, फिर ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा तो निर्दलीय विधायक बना। आज ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे रास्ता चुनना पड़ा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये अलग अलग जो परिस्थितियाँ बन रही है, ये परिस्थितियाँ जन्य निर्णय मुझे लेना पड़ता है। मैंने पहले कांग्रेस को समर्थन दिया था एक निर्दलीय विधायक के तौर पर, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि कांग्रेस सरकार गिर गई। फिर परिस्थितियाँ जन्य मुझे फिर निर्णय लेना पड़ा कि मैं जनता को क्या जवाब दूँ। मैं निर्दलीय हूँ तो मैं जनता की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करूँगा, उनका क्षेत्र का विकास कैसे करूँगा, उनका मान सम्मान कैसे करूँगा। ये सोच के फिर मैंने उस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज चौहान जी को अपना समर्थन दिया। और समर्थन वो जनता का समर्थन था। उस समर्थन के बदले मैंने जो शिवराज चौहान जी से सहयोग लिया, वो सहयोग बताता है कि समर्थन की क्या ताकत होती है और निर्दलीय विधायक का क्या कर्तव्य होना चाहिए। और 3.5 साल में मैं समझता हूँ कि जो पिछले 25 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ, उससे भी कहीं ज़्यादा काम मैंने इन 3.5 वर्षों में कराया है। आपकी इन बातों को कांग्रेस कहाँ समझने में चूक कर गई? क्यों ये पॉलिटिकल क्राइसिस निर्माण हुआ जिसके वजह से आपको कांग्रेस छोड़कर फिर देखिए, ये तो बड़ा कदम बढ़ाना पड़ा? बड़ा आश्चर्यजनक रवैया था कांग्रेस का। जो व्यक्ति 3 बार लगातार विधायक रहना, बताइए आप, जबकि शिवराज चौहान जी की लहर में उसमें चुनाव जीत रहा हूँ मैं, उमा भारती की लहर में चुनाव जीत रहा हूँ, मोदी जी की लहर में चुनाव जीत रहा हूँ मैं। उसके बावजूद मेरे जैसे व्यक्ति की, जिसने 10 साल जिला कांग्रेस कमेटी चलाया, 8 साल ब्लॉक कांग्रेस मैंने चलाया, 10 साल 20 साल शायद युवा कांग्रेस भी रहा, युवा कांग्रेस भी चलाया मैंने। इतने संगठन का अनुभव रहने के बाद एक ऐसे व्यक्ति के लिए मुझे टिकट काट दी गई जो कभी कांग्रेस में रहा नहीं, शिवराज चौहान जी के साले को, संजय मसाले को। ये निर्णय ही ऐसा था जो किसी को पचा नहीं, और ये आत्मघाती निर्णय था कांग्रेस के लिए। देखिए आप, उसके कारण कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। बाद में मैंने जब समर्थन दिया तब जाकर सरकार इनकी बनी। कांग्रेस के कुछ लीडर्स, खासकर लोकल लीडर्स, ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने कांग्रेस की विचारधारा ही त्याग दी थी। यह आरोप कितना सत्यापित हुआ? देखिए, मैंने तो कांग्रेस छोड़ा नहीं, कांग्रेस ने मुझे छोड़ी। पहले तो टिकट काट दी, उसके बाद 6 साल के लिए बाहर कर दी मुझे। तो छोड़ा किसने? कांग्रेस ने मुझे छोड़ा।
और मेरी विचारधारा क्या थी, मैं 25 साल का रिकॉर्ड बताता है कि मैंने जिस तरह कांग्रेस से सेवा की है, मेरे से बड़ा कांग्रेस से तो बालाडीह में कोई नहीं हो सकता। जिसने यहाँ 22 साल से लगातार कांग्रेस हार रही थी, उस 22 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मैंने लगातार 25 साल कांग्रेस को जिताया मैंने। उसके बाद मेरी विचारधारा में प्रश्न तो उठना ही नहीं चाहिए। और आज सवाल दूसरी विचारधारा की हम बात करें तो हमारी सबसे बड़ी विचारधारा है जिसके लिए हम लड़ते हैं, जो हमको चुनाव जिताती है, वो वोट देती है, समर्थन देती है, क्षेत्र का सम्मान और क्षेत्र का विकास, ये मेरी विचारधारा है। उसके बाद ही बाकी चीज़ें रहती फिर। और इस विचारधारा से चल रहा हूँ, इसलिए आज मैं कांग्रेस से भी जीतता हूँ, निर्दलीय भी जीतता हूँ और भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव जीतूंगा मैं। मेरी विचारधारा है सिर्फ क्षेत्र के लोगों का सम्मान, विकास और क्षेत्र की सेवा। इंडिपेंडेंट भी आपने जीत कर दिखा दी है, अब बीजेपी में आ गए तो मजबूत हुए आप क्या कमज़ोर हुए, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये जो 5 साल का कार्यकाल रहा निर्दलीय के तौर पे, जिसमें 2 साल कोरोना में चले गए, इस कोरोना में आपने देखा होगा, कोरोना में भी पूरे ज़िले में कोई विधायक जनता के बीच में नहीं दिख रहा था। अकेला मैं था जो कलेक्टर एसपी से लड़ा था, प्रशासन से लड़ा था, कोविड सेंटर खोला, ऑक्सीजन प्लांट खोला, गांव-गांव में अनाज पहुंचाया, बच्चों को बाहर से अपनी गाड़ी भेज के लाया, मजदूरों को बाहर से लाया, एक-एक घर में अनाज की बोरी पहुंचाया, दवा पहुंचाया। क्या नहीं किया हमने? इतना काम जिले में क्या मध्य प्रदेश से किसी विधायक ने नहीं किया होगा। और 3.5 साल में मैंने जो काम कराया, तो मैं पहले से बहुत मजबूत हुआ उसमें, और मुझे कोई ऐसी चुनौती नहीं लगती। मेरे साथ जनता है, मेरे क्षेत्र की जनता मेरा ना सिंबल देखती, ना मैं किस पार्टी से आ रहा हूँ ये भी नहीं देखती, क्योंकि मेरे क्षेत्र की जनता से मेरा पारिवारिक लगाव है, पारिवारिक संबंध है मेरा। वो पार्टी और सिंबल पे जाती ही नहीं। जहाँ गुड्डा जायसवाल है, क्षेत्र की जनता वहाँ खड़ी रहती है। आपका 25 साल का रिकॉर्ड है। आपका चुनावी इतिहास मैंने देखा है, ज़्यादातर आप जीत के आए हैं, तो खैरलांजी रीजन और पूर्वी रीजन में काफ़ी मजबूत थे आप। पश्चिमी रीजन में बीजेपी काफ़ी मजबूत हुआ करती थी, इस बार पश्चिमी रीजन से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, चूँकि बीजेपी में आ गए तो? बीजेपी का देखिए, मैं तो मानता हूँ कि मैं चुनाव लड़ता था कांग्रेस से जब, तो मेरे मुकाबला बीजेपी से होता था। और बीजेपी के केडर वोट के चलते कांग्रेस में रहे, इतनी मेहनत करने के बाद, 5 साल मेहनत करने के बाद ही मैं बीजेपी के बराबर आ पाता था। लेकिन फिर भी मैं चुनाव जीतता था, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी का जो अंतर है वो गुड्डा जायसवाल है। आज भी बीजेपी वोट हमारे यहाँ कांग्रेस से बहुत ज़्यादा है आज भी। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं चुनाव में बीजेपी के वोट भी ले लेता, इसलिए चुनाव जीतता हूँ मैं। तो मैं उस बीजेपी के वोट की बात कर रहा हूँ जो केडर वोट है, वो 40 से 50 हज़ार वोट है, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो मुझे ही मिलेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी को, कमल को डालते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को डालते हैं और शिवराज चौहान जी को डालते हैं, ऐसे वोट मुझे मिलेंगे। जो तमाम तो सर्वे मैं काफ़ी मजबूत, चाहे पश्चिम के भाग पकड़ूँ, चाहे मैं खन्ना क्षेत्र की बात करूँ, मुझे कहीं कोई चुनौती नज़र नहीं आती। जो तमाम सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की लहर चल रही है, आपको लगता है इस लहर में आप निकाल पाएंगे? ये लहर देखिए, आप जितनी है 3 महीने पहले की लहर थी, 3 महीने पहले की। 3 महीने में ऐसा क्या कर दिया आपने? इन 3 महीनों में, मैं ऊपर की बात करूँ पूरे प्रदेश की, जी, इन 3 महीनों में जो शिवराज चौहान जी ने और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जितने काम हुए, कांग्रेस तो सिर्फ घोषणा पत्र बना रही है, शिवराज चौहान जी ने सारी घोषणाओं का पालन कर दिया उन्होंने सीधा। ये अंतर है इसमें। और सबसे बड़ा कांग्रेस का जो माइनस होता है, जो पिछली बार भी आपने देखा होगा, वो टिकट वितरण है। टिकट वितरण में इतनी भारी गड़बड़ी करते हैं कि हर बार ऐसा माहौल बनता है कि सरकार बनने जा रही है और सरकार नहीं बन पाती। क्योंकि मेरे जैसे और भी 25-50 लोग हैं मध्य प्रदेश में जो चुनाव जीतना सुनिश्चित है, लेकिन जानबूझ के उनको टिकट नहीं दी जाती। सबको अपने लड़कों की चिंता है कांग्रेस में। गुड्डा जायसवाल सीनियर बन जाएगा, 5वीं बार चुनाव जीत जाएगा तो मुख्यमंत्री की दौड़ में आ जाएगा। सीनियरिटी कैसे काटी जाए? हमारे जिले के सारे नेता कांग्रेस उसी बात में लगे, गुड्डा जायसवाल की टिकट काटो, ये सीनियर है, बनेगा तो फिर मंत्री ये बनेगा। ये जो टिकट काटने की जुगाड़ चलती है, और सेकंड और थर्ड लाइन के लोगों को टिकट दी जाती है कांग्रेस में। अभी जो कांग्रेस का जो टिकट वितरण हुआ है, उसको देख के मैं फिर बोल रहा हूँ कि सारी लहर हवा हो जाएगी, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अपोजिशन के लीडर ये मान रहे हैं कि उनकी ही नीतिगत राजनीति की वजह से बीजेपी को जनता तक अपनी कुछ सेवा या ट्रम्प कार्ड खेलना पड़ा है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इसको मैं नकारता हूँ इस बात को। बीजेपी ऐसा नहीं कोई पहली बार सरकार बना रही है, ये 5वीं बार सरकार बना जाएगी शायद। 18 साल हो गए, 20 साल, 4 बार सरकार बन चुकी है। और हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े चाणक्य, अपने आप को बड़ा चाणक्य बोलते हैं, कांग्रेस चाणक्य है, फलाने ढिकाने। ये चाणक्यपन तुम्हारा गया का? 20 साल से बीजेपी को हरा नहीं पा रहे हो आप, काहे के चाणक्य हो आप? ये जितने चाणक्य कांग्रेस को निपटाने में लगे, पूरे प्रदेश स्तर के जितने नेता हैं, ये खुद ही निपटाने लगा। और आज भी मैं चाहता हूँ, बोल रहा हूँ मैं, ये हमारे ऐसे कुछ नेता हैं प्रदेश में और जिले में भी हमारे कुछ नेता हैं जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस सरकार बने, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, ये सब काटने में लगे लोग। और इसकी जो काट छाट चल रही है, आपसे लड़ाई चल रही है, जिसके चलते सरकार बनने के बाद भी सरकार गिर गई। देखिए आप,
मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद भी सरकार का गिरना ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और उन आम जनता का कुठाराघात है जिन्होंने परिवर्तन के नाम पर कांग्रेस सरकार बनाई थी। लेकिन आपसी झगड़े के चक्कर में अपने अपने लड़कों को स्थापित करने के चक्कर में जो फूट पड़ी उसके चलते सरकार गिर गई। आपने ये स्वीकारा कि बीजेपी का आइडियोलॉजिकल वोट जो है यहाँ पे बेस मजबूत था और अभी भी है। ऐसी परिस्थितियों में आप तो निकाल ही लेंगे चुनाव, आपका ये दावा है, लेकिन बीजेपी के कुछ लीडर्स नाराज़ भी और लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, खासकर पूर्व विधायक। कितना चुनौती मानते हैं अगर उनकी नाराज़गी को आप दूर नहीं कर पाए तो? देखिए ये तो राजनीति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जब इस तरह का कुछ परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक विरोध भी होता है, लेकिन विरोध कितने लोगों का हो रहा है, किस स्तर के लोगों को, ये भी मायने में बात रखता है। आज से 3 महीने पहले तक, जबकि मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था बीजेपी, तब से विरोध चल रहा है। 6 महीने पहले से विरोध चल रहा है। मेरे कार्यक्रम का बहिष्कार होता था, मैं एज ए विधायक कहीं जाता था पब्लिक के कार्यक्रम में और ये लोग विरोध करके निकल जाते थे। उस समय 100 लोग विरोध कर रहे थे, उसके बाद 75 हो गए, 50, आज 10 लोग विरोध में सिर्फ है। मेरा मानना है कि जिस दिन टिकट डिक्लेयर हो जाएगी तो ये जो विरोध करने वाले हैं ये भी अपने आप सब साथ हो जाएंगे। कल तक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कल तक राजनीतिक विरोध और संघर्ष का एक संघर्ष चल रहा था गौरी शंकर बिसेन जी के साथ। हमने देखा कि जिस दिन आपने बीजेपी ज्वाइन की उस दिन दोस्ती का कथानक भी लिखा जा रहा था। क्या इसके मायने हैं? मैंने बताया ना कि आज मेरा निर्णय भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का ये परिस्थितिजन्य निर्णय है। और राजनीति में जैसे हमने बोस सिंह भगत जी के साथ निर्दलीय जनपद बनाए, वो परिस्थितियाँ अलग थी, हम निर्दलीय, वो भी निर्दलीय थे। लेकिन आज सैद्धांतिक तौर पर देख रहे हो कि अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे, मैं बीजेपी से लड़ रहा हूँ। वही हाल माननीय गौरी शंकर बिसेन जी का है। हमारे कुछ मुद्दों पर हमारे तथ्यात्मक कुछ मतलब विरोधाभास था हमारा, वो जो राजनीति चलती है, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई। अब तो अभी ये विरोधाभास क्लियर हो चुका है मान से? अभी हमारी टिकट डिक्लेयर हो जाएगी, आप बाद में पता चला कि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ होंगे, ये भी हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस दिन आपकी रैली निकली, आप मंच पे आए, काफ़ी आपका अट्रैक्शन कांग्रेस की ओर भी नज़र आया कहीं कहीं, लेकिन बीजेपी की भी बात आप कर रहे थे, तो ऐसा क्यों? अट्रैक्शन कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगा कि टीस अभी भी आपको बाकी है कुछ। देखिए, मैं 25 साल कांग्रेस में रहा हूँ। मेरे पिताजी नहीं बुलाने का, खासकर कांग्रेस में नहीं लेने का, मैं वही तो आश्चर्यजनक बात है। दर्द क्यों छलक पड़ा? जिस मेरे पिताजी स्वर्गीय अमृतलाल जी जायसवाल जी ने कांग्रेस को यहाँ स्थापित किया और मैंने उस बात को आगे बढ़ाया, 5-4 बार लगातार चुनाव जीतना कोई मजाक बात है। उसके बाद मेरे जैसे व्यक्ति को मक्खी जो फेंक दिए, लेकिन मेरी अंदर जो बात है, पीड़ा, वो कांग्रेस की तो रहेगी, हमेशा रहेगी वो बात। इसमें सबसे ज़्यादा दोष आप किसको देंगे, कमलनाथ जी को, क्या फिर स्थानीय लोकल के जो लीडर्स है, या कुछ? अब देखिए, ये तो विषय है जो कांग्रेस का जो मुखिया होता है उसको सबकी बात को ध्यान में सुनना चाहिए। मैं तो उनको दोष मानता हूँ, और जो हमारा नेतृत्व है कांग्रेस का उसको दोषी मानता हूँ कि आज उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि गुड्डा जायसवाल के हटने के बाद 12 में मसानी की विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त, गुड्डा जायसवाल के नहीं रहने के बाद नगर पालिका में कांग्रेस के पूरे 15 वार्ड में जमानत जब्त, गुड्डा जायसवाल के नहीं रहने के कारण जनपद पंचायत में कांग्रेस की जमानत जब्त। अगर ये भी उनको नहीं दिखाई दे रहा है, गुड्डा जायसवाल की कीमत नहीं समझ रहे, तो ये मेरा दुर्भाग्य नहीं, दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी का है। और इसी दुर्भाग्य के चलते इनकी सरकार नहीं बनने वाली, ये लिख के रख लें आप। हमने ये भी देखा कि कांग्रेस जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर सर्वाइव होकर फिर से खड़ी भी हो जाती है। आपको लगता है यहाँ पर संभावना है? ये इंदिरा गांधी के टाइम राजीव नहीं, अभी भी दिख रहा है ऐसा? अब नहीं, बहुत मुश्किल है। देखिए, कर्नाटक में सरकार बन गई, वो परिस्थिति अलग थी, लेकिन मध्य प्रदेश में हालत बहुत ख़राब है, सिर्फ हवा वही चल रहा है। आज यहाँ जिले में कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं यहाँ कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन ऊपर की ये जो रणनीति चल रही है कि योग्य आदमी को टिकट नहीं देना, सेकंड लाइन थर्ड लाइन के लोगों को टिकट देना, अपने आदमी को टिकट देना, ये जो टिकट वितरण में गड़बड़ी बालाघाट जिले में भी हो रही है। इसके चलते पूरे प्रदेश में हमारे जैसे कई लोग हैं जो कांग्रेस के विधायकों की संख्या बढ़ा सकते थे, लेकिन ऐसे लोगों को पूछा नहीं गया, उनको टिकट नहीं दी गई, जिसके चलते नुकसान कांग्रेस को होगा और उनको बहुमत प्राप्त नहीं होगा। एक सवाल जो मैं बार बार अपने दर्शकों के लिए पूछता हूँ, खासकर राजनीति का प्रिंसिपल है जनसेवा, पब्लिक सर्विस, जननीति, पब्लिक पॉलिसीज़ और पब्लिक वेलफेयर, मतलब जनता का कल्याण करना है, बेसिक प्रिंसिपल है। गुड्डा जायसवाल जी इस जो राजनीति का बेसिक प्रिंसिपल है इसको कितना समझ पाया है, क्या कहेंगे वाराणसी की जनता के लिए? देखिए, मैं कहूँ इसकी बात नहीं है, मेरा जो रिकॉर्ड बता रहा है कि मेरी विचारधारा क्या है, क्षेत्र की जनता का मान सम्मान, क्षेत्र का विकास,
क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, 90 पंचायत हैं, लेकिन मैं हर व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्य से ट्रीट करता हूँ, अभी से नहीं। मैंने कभी ये नहीं देखा कि कौन सा भारतीय जनता पार्टी का आदमी मेरे से मिलने आया, कौन से समाज कौन सी जाति का है, मैं सबका काम किया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सरपंचों को मैं काम देता हूँ, विधायक नीति का, ताकि गाँव की आवश्यकता को देखते हुए काम दे रहा हूँ। मैं बीजेपी के सरपंच को भी ये जो मेरी नीति है, ये नीति ही बता रही है कि मैं आज 4 बार लगातार चुनाव जीत रहा हूँ, 5वीं बार भी चुनाव जीतने जा रहा हूँ। ये नीति है जनता की। और मैंने जो सरकार को समर्थन दिया दोनों बार अलग अलग, उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण था, जो पार्टी क्षेत्र का सम्मान करेगी, क्षेत्र में विकास करेगी, मैं उसके साथ में हूँ। आज इतना विकास हुआ, मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय पर भी वाराणसी क्षेत्र का मान सम्मान उसी तरह से बना रहे प्रदेश में और दिल्ली में। वाराणसी क्षेत्र का विकास सुनिश्चित उसी गति से बना रहे, इसलिए मैंने ये निर्णय किया कि शिवराज चौहान जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा और क्षेत्र का विकास में सुनिश्चित करूँगा। लोकतंत्र सुजान होता है लोगों के माध्यम से। लोगों को सुजान बनाने के लिए आपका क्या कर्तव्य होगा? देखिए, हमारे यहाँ तो वाराणसी क्षेत्र की जो बात है, लोग बहुत जागरूक है। माना तो ये हल्ला गुल्ला और कई लोग पुड़िया छोड़ देते हैं, किसी के बदनामी का कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन मेरा क्षेत्र पुड़िया छोड़ने का मौका क्यों दे देते हैं आप? नहीं, राजनीति में होता है ना, जब बराबरी नहीं कर पाते हम किसी की तो उसको बदनाम किया जाता है। जैसे मेरे पिताजी के ऊपर लगा दिया आरोप, के.डी. देशमुख का मर्डर कर दिया लाला जी ने, और के.डी. देशमुख जी चुनाव तक आए नहीं। पूरे चुनाव भर मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे, गांव में लोग घुसने नहीं देते थे कि पहले के.डी. देशमुख को लाओ, उसके बाद ही गांव में घुसने देंगे। ऐसी कठिन परिस्थिति में मेरे पिताजी क्या करते, के.डी. देशमुख गायब थे और प्रचार हो रहा था, मर्डर हो गया। आप देखिए, चुनाव मेरे पिताजी मात्र इतने विपरीत लहर के बावजूद मेरे पिताजी चुनाव में हारे मात्र 400 वोट से, और जिस दिन वोटिंग खत्म उस दिन के.डी. देशमुख जी वापस आ गए। बताइए आप, अब मेरे पिताजी 400 वोट से हार गए। मेरे पिताजी को किस बात की सज़ा मिली? मर्डर करने की, लेकिन वो मर्डर जबकि किए ही नहीं थे। राजनीति में इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, और मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। बराबरी नहीं की जाती तो लोग इस तरह से बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो राजनीति में हथकंडे अपनाए जाते हैं, जब बराबरी नहीं की जाती है तो इन्हीं हथकंडों का उपयोग करके चुनाव में मात देने की कोशिश की जाती है। इस तरह का आरोप भी लगाया है और दावा भी किया है विधायक प्रदीप जायसवाल ने, चूँकि रिसेंटली बीजेपी के वो अब एमएलए हो गए हैं। बिफोर अगर हम देखें तो वो इंडिपेंडेंट एमएलए थे, और उससे भी बिफोर अगर हम देखें तो कांग्रेस के 3 टाइम्स एमएलए थे। बीजीटी मीडिया में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।